चलिए बढ़िया। चलिए वेरी गुड। चलिए आज के क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। पिछले क्लास में आप सभी लोग, आज देखो नदी रिवर कंप्लीट हो जाए और ये निश्चित है कि नदी से एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बैठोगे, इवन यहाँ तक कि यूपीएससी में आईएएस तक में एक क्वेश्चन रिवर से रहता है। इसीलिए आपको रिवर को बहुत सीरियस वे में बढ़िया से पढ़ना। तो पिछले क्लास में हम गंगा नदी तंत्र कर लिए, हम लोग पूरे गंगा के बाद पूरे हम लोग सिंधु नदी तंत्र कर लिए और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कर लिए। अब आज के क्लास में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग को पढ़ना है प्रायद्वीपीय भारत की नदी। प्रायद्वीपीय भारत की नदी, देखिए आज हम कोशिश करेंगे कि सभी बच्चे का प्रायद्वीपीय भारत की नदी में जो जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो सभी आपका एकदम बेस स्पष्ट हो जाए और इसीलिए आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर एकदम सही है। कुछ बच्चे कह रहे हैं साउंड कम है, पहले ही ठीक था, पहले तो साउंड आपका फुल किया हुआ था। चलिए देखिए साउंड अब तो सही हो गया होगा, अब तो फुल हो गया होगा। चलिए सही है। चलिए अब हम लोग जरा ध्यान से समझेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है। तो आपको हमने समझाया था कि वह भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, उस भाग को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। ले देखे सीधा सीधा दक्षिण भारत के नदी जितने भी पढ़ना है आज बढ़िया से सब लोग सुनेंगे, एक एक बच्चे को एकदम याद होना चाहिए। देखिए हम कोशिश करेंगे कि जीरो से ही चलें और हर बात आपको क्लियर होते जाए। ये पूरे प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। देखिए इसमें आपको बता दें, जो भी प्रायद्वीपीय भारत है सभी का ढलान इधर से इधर है, पश्चिम से पूरब है। लेकिन विंध्य पर्वत श्रेणी के कारण, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के कारण यह जो लाइन आप देख रहे हैं, इसको हम दूसरे कलर से बना दें। यह जो लाइन आप देख रहे हैं ये जल विभाजक रेखा है दक्षिण भारत की। जल विभाजक रेखा का मतलब हो गया कि यह लाइन से जो भी इधर है उसके ढलान इधर की ओर है और इस लाइन से जो भी इधर है उनके ढलान सभी के इधर की ओर है। इसीलिए इस रेखा का नाम हमने दिया जल विभाजक रेखा, पानी को विभाजित करने वाला यह रेखा। और एक एक करके अब आपका हम चाहेंगे बढ़िया से यहाँ कंसेप्ट देना। सभी बच्चे को बढ़िया से यहाँ पे सुनेंगे। आपको याद है कि यहाँ पे आपको एक राज्य हम आपको बताए थे और यह राज्य सभी बच्चे को क्लियर है, राजस्थान। और यह गुजरात। राजस्थान का हिस्सा थोड़ा नीचे तक ही आता है, गुजरात भी नीचे तक जाता है, यहाँ तक नर्मदा भी सब गुजरात में आता है। अब आपको दिमाग में यह रखना है कि एक नदी है जो इस प्रकार से प्रवाहित होती है और आप सभी को इसका नाम हम बताए थे। इस नदी का नाम हम बताए थे अंतःवाहिनी नदी है, अंतःस्थलीय नदी है, स्थल के अंदर ही समाप्त हो जाती। और आप सभी को याद है, बिल्कुल सही आपने लिखा, इस रिवर का नाम है लूनी नदी। बहुत बढ़िया। देखिए लूनी से जो जो क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन लूनी कहां से निकलती है, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान में अरावली नदी से लूनी निकलती है। दूसरा, कच्छ के रण में यह विलीन हो जाती है, यह कच्छ के रण क्षेत्र जाने जाते हैं, तो कच्छ के रण में लूनी नदी विलीन हो जाती है। लूनी नदी का इधर पानी मीठा है लेकिन कच्छ की ओर बढ़ने पर पानी खारा है और इसीलिए जनरली नदी का पानी मीठा होता है लेकिन लूनी का पानी खारा पानी। आपसे ऑब्जेक्टिव आएगा किस नदी का पानी खारा है,
तो आपको ध्यान रखना है कि वो समझ गए नूनी नदी का पानी खारा है। अब एक एक करके हम लोग यहीं से बढ़ते जा रहे हैं। खूब बढ़िया से अब आप स्टेप उठाओगे। अगला नंबर हम इसमें पहले इधर का कंप्लीट कर ले। इस नदी का नाम है साबरमती नदी। ये साबरमती नदी है। और साबरमती के बारे में आपको 3-4 जो मेन फैक्ट है बस उसको ध्यान रखिएगा, अपने से खुद से बाद में लिखिएगा भी 1-2 बार बस जैसे ही। चलिए सही हो गया, सही हो गया। बीच में कुछ टेक्निकल कारण आया था, चलिए सही है। तो ध्यान दीजिए साबरमती नदी के बारे में हम लोग जरा ध्यान दें। साबरमती से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। पहला, साबरमती एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है किन किन राज्य से गुजरती है। तो थोड़ा राजस्थान और मेन गुजरात। तो साबरमती नदी राजस्थान प्लस गुजरात राज्य से गुजरती है। इसका ज्यादातर हिस्सा गुजरात राज्य में है। पहला स्पष्ट हो। दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात खाड़ी है या अरब सागर है। तो साबरमती नदी जो है एक खंभात की खाड़ी में गिरती है या अरब सागर में गिरती है। तीसरा नंबर हम लोग को एकदम ध्यान रखना है। तीसरा थर्ड नंबर पॉइंट आपको राजस्थान से निकलती है, तो देख ही रहे आप। तीसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके किनारे गुजरात के 2 इंपॉर्टेंट जगह है और वही आपसे पूछता है। गांधी जी इसी साबरमती के किनारे अपना आश्रम बनाया। आप गाना भी सुने होंगे, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो साबरमती नदी के किनारे यहीं पे गांधी का आश्रम है। और 2 गुजरात के प्रमुख जगह आपको ध्यान रखना है कि साबरमती के किनारे हैं। एक जगह का नाम सभी बच्चे जान रहे हैं, अहमदाबाद। अहमदाबाद। और दूसरे जगह भी आप जान रहे हैं, गांधीनगर। बिल्कुल सही आपका आंसर है, गांधीनगर। अब देखिए कई बार बच्चों को उल्टा पुल्टा दे सकता है। आप जानते हो गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो सभी बच्चे जानते हो गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो गांधीनगर उसकी राजधानी होगी। और उल्टा क्वेश्चन दे देगा, गुजरात की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है। तो ध्यान रखना है गुजरात की राजधानी गांधीनगर ये साबरमती नदी के किनारे स्थित हो। तो हम लोग साबरमती रिवर के बारे में देख लिए। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग को पढ़ना है माही रिवर। माही सबसे इंपॉर्टेंट है। और अभी आप खूब ध्यान से मेरे साथ पहले माही रिवर पर ध्यान दोगे। जितने भी प्रश्न आएंगे हम सभी आपके साथ डिस्कस करेंगे, सभी आपके एकदम क्लियर होना चाहिए। देखिए माही नदी जो आप देख रहे हो ऐसे से ऐसे इस प्रकार से यहाँ आती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। इन हिस्सों में थोड़ा सा राजस्थान का भी क्षेत्र आता है। तो माही पे क्या क्या क्वेश्चन होगा उसको एकदम ध्यान से सुनिए। पहला आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माही निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है जहां से वो निकलती है। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान और फिर गुजरात खंभात की खाड़ी में गिर जाती। आपसे पूछा जा सकता है माही नदी कहां से निकलती है। तो ध्यान रखना है कि यह मध्य प्रदेश के यहाँ एक जिला है धार जिला। मध्य प्रदेश के धार जिला से माही नदी निकलती है। यहाँ विंध्य पर्वत श्रेणी, तो विंध्य पर्वत श्रेणी में वहीं पे धार जिला में वहीं से माही रिवर निकलती है। तो पहला नंबर हो गया कि माही नदी मध्य प्रदेश से निकलते हुए राजस्थान जाती है और फिर गुजरात में आती है। इसी कारण से दूसरा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव
माही नदी यहीं से कर्क रेखा गुजरती है और आप सभी लोग को पढ़ाए हैं कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको कभी कभी आएगा कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आपको हम बताए भी थे, नीचे सबसे पहले लिम्पोपो, फिर कांगो और तब माही। ये 3 नदी है जो क्रमशः मकर रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो अब हम लोग माही के दूसरा नंबर सुने। तीसरा, अब देखो माही पर थोड़ा सा लेवल हम इसमें बढ़ा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राजस्थान में माही से एक नदी मिलती है, इस नदी का नाम है सोन नदी। तो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और एक प्रश्न आपके पीसीएस रेंज का क्वेश्चन, यूपीएससी में भी एक प्रश्न 2 बार आया जबकि यूपीएससी में जल्दी रिपीट नहीं करते। माही नदी की सहायक नदी का नाम है सोम, और सोम और माही राजस्थान में एक दूसरे से मिलते हैं और जहां पे मिलते हैं उस जगह का नाम है बानेश्वर। बानेश्वर, और आपसे पूछा जाएगा बानेश्वर का मेला, ये बहुत फेमस मेला है और इसीलिए एक खूब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बानेश्वर क्यों फेमस है, अभी हम जस्ट आपको समझाते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, आदिवासियों का मेला लगता है। आप जानते हो मध्य प्रदेश के हिस्से में, राजस्थान के हिस्से में जनजाति ज्यादा, और उन जनजातियों का, आदिवासियों का एक बहुत भयंकर मेला लगता है। पहला तो क्वेश्चन एकदम सिंपल आएगा, बानेश्वर का मेला किस राज्य में लगता है, तो राजस्थान में लगता है। ये देखो बहुत शानदार क्वेश्चन आपसे। बानेश्वर का मेला किन नदियों के संगम पर लगता है, तो माही और सोम नदी के संगम पर लगता है। बच्चे, कई लोग इतना सीरियस मोड में इसको समझो, ये बानेश्वर उसी प्रकार का है जैसे भारत में हिंदुओं के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आप जानते हो कि यहाँ पे हम लोग का कुंभ का मेला लगता है। ठीक उसी प्रकार से इसको आदिवासियों का महाकुंभ कहते हैं इस मेला को। तो अब आप समझ गए होंगे इसी से कि कितने हाई लेवल का मेला है। आपसे पूछा जाएगा आदिवासियों का महाकुंभ किन 2 नदियों के संगम पर लगते हैं, और उसमें जान के गंगा यमुना भी दे देगा, माही और सोम भी दे दे। तो आदिवासियों का महाकुंभ माही और सोम पर लगता है, दोनों नदी के संगम पर लगता है, और एक मेला का नाम है बानेश्वर का मेला। अगला एक और बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव आपको है, आदिवासियों का गंगा किस नदी को कहते हैं। अब देखो कई बच्चे दक्षिण का गंगा, वृद्ध गंगा, ये सब तो ठीक। क्वेश्चन दे दे आदिवासियों का गंगा किस नदी को कहते हैं, तो आदिवासियों का गंगा माही रिवर को ही कहते हैं। माही रिवर जो है आदिवासियों का गंगा है। हमने अभी बताया कि यहाँ महाकुंभ का मेला लग रहा है, तो माही से देखो क्वेश्चन बानेश्वर का मेला। बानेश्वर का मेला आपको दिखाई दे दिया राजस्थान। एक बार एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, बानेश्वर का मेला कब लगता है, बानेश्वर का मेला कब लगता है। जैसे आप जानते हो कार्तिक पूर्णिमा के में आप जानते हो कि सोनपुर का मेला लगता है, उसी प्रकार से माघ पूर्णिमा में बानेश्वर का मेला लगता है। माघ पूर्णिमा, ये देखो दिमाग में सेट रखना है, माघ पूर्णिमा में बानेश्वर का मेला लगता है। बानेश्वर कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना है कि इसमें राजस्थान में है। इसके बाद बानेश्वर का मेला किन 2 नदियों के संगम पर लगता है, माही और सोम नदी के संगम पर बानेश्वर का मेला लगता है। और ये माही नदी के बारे में आपने देखा कि ये आदिवासियों के गंगा के नाम से हम लोग जानते हैं। माघ का मतलब जनरली आपको हम बताए हैं कि देखो कार्तिक का मतलब जनरली होता है नवंबर के आसपास, कार्तिक नवंबर होता है। अब ध्यान दीजिए, अब इसी से तुम जोड़ सकते हो कि माघ का मतलब कौन सा हो। कार्तिक के बाद अगहन, पूस और तब माघ आ गया। हिंदी का अगर कैलेंडर देखोगे तो कार्तिक जनरली नवंबर में होता है। तो अब कार्तिक के बाद अगहन, अगहन दिसंबर,
पूस ये आपका जनवरी, और माघ ये जनरली फरवरी, और इसी के बाद हम लोग का आता है फागुन, जिसको फाल्गुन कहते हैं, और फागुन में होली होते, और जनरली होली आप देखते हो मार्च में होता है। फरवरी लास्ट या मार्च में ही आपका फरवरी मार्च के बीच में ये आपके फागुन आ जाते हैं। तो माघ के बाद फागुन है, तो जनरली माघ जो मंथ होगा जनवरी फरवरी आप कर सकते हो। जनवरी फरवरी में हम लोग का ये मेला बानेश्वर का मेला लगता है। तो अब आपको बानेश्वर मेला माही नदी से जो भी कंसेप्ट था अब आपका क्लियर हो। अब हम समझते हैं कि आराम से देखो, कई बार परीक्षा में होता क्या है ना, आजकल सेटर बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन देने लगे। वो जानते हैं कि बच्चा को अब कर्क रेखा 2 बार काटता है, देंगे तो माही मार दे, तो जान के और उसको डीप रेंज में ले जाते हैं। बानेश्वर का मेला वो भी कह देंगे कब लगता है, हम मार्क पढ़ा के भेजे, हो सकता है कि वो मंथ पूछ देगा, क्लोज नहीं देगा, अब दे देगा फरवरी मंथ में, मार्च मंथ में, अप्रैल मंथ में, मई मंथ में, तो निश्चित मार्च मतलब फरवरी यहाँ पे आ जाए। तो अब यहाँ से हम लोग जरा ध्यान से समझते हैं। तो साबरमती, माही, लूनी ये नदी हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं मांडवी और जुआरी रिवर। देखो मांडवी और जुआरी ये जो दोनों नदी देख रहे हो, दोनों ही नदी गोवा की नदी। जुआरी रिवर जो देख रहे हो, ये जुआरी गोवा में सबसे लंबी नदी है। आपको पूछा जाएगा कि बताओ गोवा की सबसे लंबी नदी कौन है, तो जुआरी रिवर हो जाए। मांडवी और जुआरी इन दोनों नदी जो गोवा की है ये अरब सागर में गिरती है। मांडवी नदी पर आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, मांडवी में अच्छा क्वेश्चन आता है। इसी को हम लोग मांडवी को गोवा की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। गोवा में जो सबसे ज्यादा मेन वर्क होता है मांडवी नदी के जो है साथ होता है। इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि बताओ गोवा की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि मांडवी रिवर को गोवा की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। तो मांडवी नदी ये गोवा की जीवन रेखा है। इसके बाद हम लोग देखिए मांडवी में 2 प्रश्न और आपके आएंगे। पहले तो हम लोग देख लिए दोनों ही अरब सागर में जाते हैं। इसमें मांडवी नदी पर एक जलप्रपात है, क्या आप जानते हो जलप्रपात का नाम? मांडवी नदी पर एक जलप्रपात है, तो बच्चे बताओ मांडवी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, जल्दी बता दीजिए। दूध सागर, वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखो मांडवी नदी पर एक बहुत बढ़िया जलप्रपात है, जिस जलप्रपात का नाम है दूध सागर जलप्रपात। अच्छा क्वेश्चन आपको आएगा, दूध सागर जलप्रपात। अब आपसे कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना मांडवी रिवर पर है। बिल्कुल गुजरात में जैसे नर्मदा उसकी जीवन रेखा है, गोवा की जीवन रेखा हमारा कौन है, मांडवी रिवर। और मांडवी पर ही जलप्रपात है जिसका नाम है दूध सागर जलप्रपात। एक और जलप्रपात है ब्रजपोहा जलप्रपात। ये सब अच्छे लेवल का जो क्वेश्चन देगा तो आपसे पूछेगा ब्रजपोहा जलप्रपात कहाँ है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है। सब समझना कि वो समझ गए सब मांडवी नदी के किनारे। मांडवी नदी पर ये दोनों जलप्रपात है, ब्रजपोहा और दूध सागर, और ये मेन गोवा की जीवन रेखा। तो हम समझते हैं कि ये आपको क्लियर हो गया। बाकी कर्नाटक की प्रमुख नदी शरावती है, हम लोग इस पर मेन बांध पे देखेंगे। पेरियार हम लोग देखेंगे, केरल का मेन नदी है। कुंभा भी एक केरल की मेन नदी है। तो चलिए ये इधर का सेक्शन आपका हो गया। अब हम लोग इधर से पूरा एक नजर घूमते हुए हम लोग निकलेंगे और तब आपका क्लियर होते चला जाएगा। देखो अब इसमें ध्यान से समझिए, पहले ध्यान दीजिए उसके बाद आपका क्लियर हो जाए। देखो ये नदी का नाम है दामोदर नदी। दामोदर हम लोग काफी डिटेल पढ़े, क्योंकि आप जानते हो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। और दामोदर नदी एक गंगा की सहायक नदी है। पद्मा में ये आकर के, सॉरी पद्मा उधर बांग्लादेश है, जो इधर हुगली रिवर देख रहे हो, हुगली में आकर के दामोदर मिल जाती है। तो दामोदर गंगा की एक सहायक नदी है,
झारखंड से निकलती है। बोकारो वगैरह दामोदर के किनारे ही हम लोग देखेंगे। बंगाल में बहुत ज्यादा इसका प्रभाव ज्यादा था और इसीलिए बंगाल का शोक के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत में पहला नदी घाटी जो परियोजना था, जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले जिस पर सोचे वो यही दामोदर नदी घाटी परियोजना। और ये दामोदर नदी घाटी परियोजना जो आप देख रहे हो, इसमें डिटेल हम लोग की इसकी कई सहायक नदी आए, चाहे वो बराकर नदी हो चाहे अन्य जो भी इसकी सहायक है, इन सभी नदियों पर बांध बांधे जाएंगे। तो दामोदर हम लोग का ज्यादा काम आएगा नदी घाटी परियोजना में जो नेक्स्ट डे चल रहा। अब देखो दामोदर के बाद अगला नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी। आपको सजाने कभी कभी आ सकता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है स्वर्ण रेखा दामोदर महानदी, फिर दे देगा दामोदर स्वर्ण रेखा महानदी। उत्तर से दक्षिण है तो पहले दामोदर, फिर स्वर्ण रेखा, तब महानदी। ये तीनों ही जो देख रहे हो सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्ण रेखा नदी जो आप देख रहे हो ये भी एक इंपॉर्टेंट नदी है और स्वर्ण रेखा नदी ये झारखंड के रांची के नजदीक से निकल रही है। दोनों दामोदर भी झारखंड से और स्वर्ण रेखा भी झारखंड से। स्वर्ण रेखा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सहायक नदी, इस नदी का नाम सभी बच्चे सुने होंगे। इस नदी का नाम है खरकई रिवर। नदी का नाम है खरकई नदी और यही स्वर्ण रेखा और खरकई के बीच झारखंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जिसका नाम है जमशेदपुर। जमशेदपुर ये जो टाटा जो तुम देखते हो, टाटा नगर जो टाटा की जो भी फैक्ट्रियां हैं, वो टाटा नगर किस नदी के किनारे है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे है, आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखना है कि ये स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के बीच में जमशेदपुर स्थित है। बाकी स्वर्ण रेखा मेन उन जगहों से गुजरती है जहां ज्यादा मात्रा में खनिज है और इसीलिए स्वर्ण रेखा के सहारे कई औद्योगिक जगह है जहां उद्योग काफी विकसित और औद्योगिक जगह होने के कारण स्वर्ण रेखा में प्रदूषण काफी अधिक है। देखो आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सी नदी में सबसे ज्यादा प्रदूषण, उल्टा पुल्टा भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इस नदी में इतने ज्यादा कोयला वगैरह का प्रदूषण है स्वर्ण रेखा में कि इस नदी में कोई जीव जंतु नहीं पाए जाते। देखो कितना उल्टा है। और जीव जंतु नहीं पाए जाने के कारण स्वर्ण रेखा को हम लोग जैविक मरुस्थल नदी के नाम से जानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कितना आपको मूव करता है, क्वेश्चन कितना घुमाता है उसको समझिए। परीक्षा में दे देगा निम्नलिखित में किस नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई। जैविक मरुस्थल का मतलब जहां जिस नदी में जीव जंतु के लिए मरुस्थल, वहां जीव जंतु ही नहीं है और इसीलिए अब इसमें नाम है, अच्छा बिल्कुल अच्छा नाम है स्वर्ण रेखा, लेकिन इसमें स्वर्ण नहीं कोयला है और कोयला ही नहीं इतने प्रदूषण है कि एक जीव जंतु भी इसमें नहीं है और इसीलिए इसको जैविक मरुस्थल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब आपको खरकई, स्वर्ण रेखा, दामोदर इधर का पेज हो। अब एक मेन इंपॉर्टेंट नदी है, इस नदी का नाम है महानदी। महानदी पे हीराकुंड बांध मेन को तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी ये जो देख रहे हो महानदी, इसका मेन हिस्सा आप जान रहे हो कि मेन उड़ीसा में गुजर रही है। महानदी मेन उड़ीसा में गुजर रही है और ये महानदी जो निकलती है ये छत्तीसगढ़ का यहाँ रायपुर है और छत्तीसगढ़ के रायपुर के नजदीक से आपको पूछा जाएगा कि बताओ छत्तीसगढ़ महानदी कहां से किस राज्य से निकलती, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से। और छत्तीसगढ़ के रायपुर से यह निकल करके मेन भाग उड़ीसा में गुजरते हुए और ये चली जाती है बंगाल की खाड़ी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि महानदी पर भी एक बांध है, सभी बच्चे उसका नाम जानते हैं, हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध आप सभी लोग नाम सुने हो।
और महानदी के बारे में हम लोग उस बात को हम लोग देखेंगे जब नदी घाटी परियोजना आएगा तब। अभी अगला नंबर हम लोग देखें, ये है गोदावरी नदी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से महाराष्ट्र से निकल रही है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका हो। दामोदर भी जस्ट लाइक वही मरुस्थल है जैसे आपका स्वर्ण रेखा है, क्योंकि दामोदर भी बोकारो वगैरह सभी क्षेत्र से वो भी उसी तरह गुजरती है। जो भी औद्योगिक क्षेत्र से नदी गुजरती है उन नदियों को ही हम लोग कहते हैं कि वो जैविक मरुस्थल, वहां जीव जंतु नहीं होंगे, नदियों का पानी प्रदूषित होगा। जैसे उत्तर भारत में हम लोग चलेंगे यमुना नदी, तो दिल्ली में वो जैविक मरुस्थल। आप अगर यमुना नदी में कभी दिल्ली में जाओगे तो वहां इतने ज्यादा प्रदूषण कचरा फेंके गए हो, जस्ट लाइक बड़ा सा नाला जैसा आपको दिखेगा, पानी पूरा काला आपको दिखेगा। वहां जब पानी ही काला है, पानी से ही गंध आ रहे हैं, तो वहां जीव जंतु कैसे रह पाएंगे? वो यमुना भी दिल्ली के लिए एक जैविक मरुस्थल। तो अब हम लोग जरा ध्यान से सुनेंगे, गोदावरी नदी जो आप देख रहे हो कि गोदावरी नदी एक पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से निकलती है। अब पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से निकलती है किस जगह? तो गोदावरी का राज्य आप सभी बच्चे देख रहे कि ये गोदावरी नासिक में, यहाँ पे महाराष्ट्र में जगह है नासिक, त्र्यंबकेश्वर एक पठार है त्र्यंबकेश्वर, और ये त्र्यंबकेश्वर पठार बिल्कुल दिमाग में आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट में ही यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर पठार है और त्र्यंबकेश्वर पठार से गोदावरी नदी निकलती है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार त्र्यंबकेश्वर का भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो त्र्यंबकेश्वर के पठार से गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी चूंकि नासिक के पास से निकलती है और इस नदी के किनारे भी कुंभ का मेला लगता है, तो इस नदी के किनारे भी कुंभ के मेला लगने के कारण इसको भी गंगा जैसा ही पवित्र माना गया है और नासिक में कुंभ का मेला लगता है और इसीलिए गोदावरी नदी को भी पवित्र माना गया है और इसी कारण से इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिण में जितने भी नदियां हैं उनमें सबसे प्राचीन नदी का नाम गोदावरी है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में कई जो ग्रंथ हैं उसमें गोदावरी नदी का नाम का वर्णन है, इसीलिए इसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, बूढ़ी गंगा। आपको क्वेश्चन आएगा वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा, तो सबका आंसर गोदावरी नदी हो जाएगा। बाकी गोदावरी नदी में आप इसकी सहायक नदी आपसे पूछा जाएगा, इंद्रावती, वेनगंगा, मंजीरा, ये सभी इसकी गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा मंजीरा किसकी सहायक नदी है? तो मंजीरा गोदावरी की सहायक नदी। वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, ये सभी गोदावरी की सहायक नदी। अब इसके बाद हम लोग देखें, गोदावरी के बाद अगला नंबर रिवर है, इसका नाम है कृष्णा नदी। देखो कृष्णा रिवर भी महाराष्ट्र से ही चलती है और यह भी अरब सागर में गिरती है, दोनों ही आंध्र प्रदेश में यहाँ पे गिर रही। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी के बारे में हम लोग जरा ध्यान से समझेंगे। पूछा जाए कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये भी वही है, महाराष्ट्र से ही निकलती है। महाबलेश्वर इसके जगह का नाम है, महाबलेश्वर। जैसे उसका जगह आपने देखा नासिक त्र्यंबकेश्वर, इसका जगह है महाबलेश्वर। तो कृष्णा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा। ये महाराष्ट्र के हम लोग देखें महाबालेश्वर जगह से मेन निकलती। इसके बाद हम लोग देखें इसकी मेन सहायक नदी है भीमा, तुंगभद्रा, और भी कई सहायक नदी है, घाट प्रभा, दूध गंगा। एक बार पूछा होगा दूध गंगा भी आया है, दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो दूध गंगा आपको ध्यान रखना है कृष्णा की ही सहायक नदी। घाट प्रभा परियोजना भी आएगा, तो घाट प्रभा किसकी सहायक नदी है?
तो घाट प्रभावी कृष्णा की सहायक है। तो अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब आपको कृष्णा रिवर भी क्लियर हो गया, दक्षिण की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसके बाद हम लोग देखें परेरू और कोलार, एक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कावेरी नदी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कावेरी। कावेरी क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोग उसको सुनेंगे। देखिए कितना तरह का क्वेश्चन कावेरी से आपको घुमा सकता है। कावेरी कर्नाटक के एक जो पहाड़ यहाँ है, इसका नाम है ब्रह्मगिरी। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी के निकट से कावेरी निकलती है। तो आपको कभी भी पूछा जाएगा कि जो है कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी से। कावेरी के पहले कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से, और जो गोदावरी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। तो त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, बस तीनों स्टेप आपका क्लियर हो। तो त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर और ब्रह्मगिरी। और ब्रह्मगिरी जो देख रहे हो, यहीं से कर्नाटका में स्थित है ब्रह्मगिरी, और ब्रह्मगिरी से यहीं से कावेरी नदी जो निकल रही है, इसमें दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना। पहला समझना है कि देखो इसकी एक सबसे बड़ी खासियत क्या है। सबसे बड़ी खासियत है कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो इस मानसून से इसको पानी खूब मिल जाता है। और दूसरा नंबर एक फिर इंपॉर्टेंट है, जब मानसून लौटता है, तो आप सभी बच्चे जानते हो, लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है, और इसी कारण से इसको जाने वाले मानसून और लौटने वाले मानसून दोनों से जल की प्राप्ति होती है, जिससे कावेरी नदी में भी पहाड़ी क्षेत्र की नदी होने के बावजूद वर्ष भर पानी रहते हैं। देखो काफी इंपॉर्टेंट लाइन बताया है, नीचे जो पर्वतीय नदी है, पहाड़ी नदी है, उसमें वर्ष भर पानी नहीं रहता, लेकिन कावेरी दक्षिण में एक मेन नदी है जिसमें वर्ष भर पानी रहते हैं। और इसका मेन रीजन है कि जाने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून और लौटने वाले मानसून दोनों से इसको पानी प्राप्त होता है। क्वेश्चन आपको उलट देगा, दक्षिण भारत की वह कौन सी नदी है जिसको दक्षिण पश्चिम के आने वाले मानसून और लौटता मानसून दोनों से जल की प्राप्ति होती है। तो आपको ध्यान रखना, मानसून मतलब पानी गिरना, बढ़ना। जब पानी बढ़ेगा तो जल में निश्चित इसमें पानी बढ़ जाएगा, कम क्यों हो। मानसून तो समुद्र से पानी लाता है, ये नहीं है कि इसका पानी खींच के ले जाता है। तो कावेरी एक नदी है जो दक्षिण पश्चिम मानसून और लौटता मानसून दोनों से पानी प्राप्त करता है। तीसरा, अगला एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कावेरी रिवर जो आप देख रहे हो, एक कर्नाटका, थोड़ा सा केरला और तमिलनाडु, ये दोनों मेन राज्य में ऐसे मेन इसका जो टक्कर है, ये टक्कर इसका कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच। कर्नाटका और तमिलनाडु में मेन कावेरी के पानी के लिए कर्नाटका ही इस पे कई बांध बांधती है, और इसमें जब बांध बांध दिए तो नीचे जो है पानी आना मुश्किल होगी। अब तमिलनाडु की सरकार कह रही है कि हमारा पानी जितना चाहिए ही नहीं दे रहा, यानी से केरला को कुछ पानी मिलते थे वो अलग हल्ला कर रहा। और कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु की तीनों राज्यों के बीच कावेरी का एक प्रमुख जल विवाद है। तीनों राज्य अड़े हुए हैं कि हम इतना पानी लेंगे, हम इतना पानी लेंगे। बहुत मुश्किल यहाँ पर जल का बंटवारा है, और सबसे ज्यादा दक्षिण में जल का उपयोग कावेरी का हुआ है, उसी प्रकार जैसे उत्तर में गंगा का हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में ब्रेक लगाता है कि जल के उपयोगिता के आधार पर दक्षिण की गंगा कौन है, तो आंसर कावेरी होगा, क्योंकि गोदावरी रिवर का उतना जल का उपयोग नहीं हो पाया है जितना कावेरी का हुआ है। हाँ, अगर आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो चूंकि गंगा के फेज में कुंभ का मेला लगता है, गोदावरी के फेज में कुंभ का मेला लगता है, तो दक्षिण की गंगा इसीलिए गोदावरी को कह देते हैं। लेकिन कई किताबों में आपको कावेरी को भी दक्षिण का गंगा शब्द लिखा हुआ मिल सकता है। लेकिन इसमें स्पष्ट एक चीज ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन सेटर ये कह दे
जल की उपयोगिता की दृष्टि से दक्षिण का गंगा, तो गोदावरी नहीं मार के कावेरी ज्यादा सही आंसर है, क्योंकि इसके जल का मैक्सिमम उपयोग हुआ है। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गया, कावेरी जल विवाद कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के बीच है। जो कावेरी है ब्रह्मगिरी से निकलती है, कर्नाटक से ही निकल रही है। इसके बाद आप ये भी समझ गए कि ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अच्छा, कोई बच्चे जल्दी से बता दो, कावेरी नदी पर भी कुछ जल प्रपात है। क्या कोई बच्चे जानते हो कावेरी नदी में जल प्रपात कौन सा है? कोई एक जल प्रपात का नाम बताओ। कावेरी नदी पर जल प्रपात, धुआंधार। अरे धुआंधार तो नर्मदा करोगे तब होगा, शिव समुद्रम नहीं, दर्शोपा नहीं। चलिए बहुत ही बढ़िया, ध्यान दीजिए, जलप्रपात का नाम है भार चुक्की जलप्रपात। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भार चुक्की जलप्रपात, तो आपको ध्यान रखना है कि भार चुक्की जलप्रपात एक कावेरी नदी पर है। तो इसमें भार चुक्की एक अच्छा इंपॉर्टेंट जलप्रपात है जो कावेरी रिवर पर है, ये आपको दिमाग में सेट रखना है। तो अब इसमें हम लोग ध्यान दीजिए, इसके भी कई सहायक नदी है। जैसे इसमें सहायक में जनरली कावेरी में क्या है, वती लगा हुआ है। वती कभी भी नदी में लगा रहे तो समझना कि कावेरी की सहायक है। हेमवती, स्वर्णवती। अब देखो स्वर्ण रेखा ऊपर पड़े हो, अब परीक्षा में आ जाता है स्वर्णवती किसकी सहायक नदी, स्वर्णवती। तो आपको ध्यान रखना है, पुलिकट एक झील है, पुलिकट नदी नहीं है। पुलिकट हम लोग देखेंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के बीच में एक झील है, पुलिकट झील। तो अभी देखो एक बहुत अच्छा प्रश्न तुम्हें कह रहा है और रेडीमेड ध्यान रखना, अगर अंतिम में वती लगा रहे तो समझ लेना कि वो कावेरी की सहायक नदी। और उसमें सबसे खतरा यहाँ पे है, हेमवती तो बच्चे कुछ मान लो पढ़ लिए, लेकिन स्वर्णवती देते ही बच्चे का दिमाग में उल्टा पुल्टा चलने लगता है, स्वर्ण रेखा धर लेता है। बिल्कुल सही सोचा, अमरावती, बिल्कुल सही सोचे आप। अमरावती का नाम जो सुने हो, अमरावती एक नदी है जो कावेरी की ही सहायक नदी। और वती जहां मिल जाएगा तो समझना कि वो, अब आप एकदम समझ गए कि वती मिलेगा सर, तो समझ गए सब कावेरी की सहायक नदी में वती रहता है। इंद्रावती, हेमवती, स्वर्णवती, ये सब इसकी सहायक नदी। तो हम समझते हैं कि अब आप वती कभी भी देगा कि इंद्रावती, अमरावती, हेमवती, तो अब आप तुरंत कहोगे कि सर एकदम समझ गए, ये सभी कावेरी की सहायक नदी। तो अब आपको ये बिल्कुल क्लियर, कावेरी रिवर हो गया। थोड़ा सा अंतिम हम लोग चले, केरल की एक इंपॉर्टेंट नदी है जिसका नाम है वगई नदी, वगई। अब आपको ध्यान रखना है कि वगई, धीरे धीरे आप नदी घाटी परियोजना जब पढ़ोगे तो सहायक का नाम और बढ़िया से याद हो जाए। अभी तो दूसरा चरण चल रहा है ना, एक तीसरा चरण एकदम अंतिम 12वां राउंड चले, उसमें नदी घाटी परियोजना पढ़ोगे तो उसमें एकदम ठीक ठाक हो जाए। और उसमें जैसे पेरियार, अब पेरियार एक रिवर है, तो पेरियार नदी कहाँ है, केरल में। पेरियार नदी कहाँ है, केरल में। इस पर पेरियार नदी घाटी परियोजना भी हम लोग पढ़े। तो अब जरा ध्यान से सुनेंगे, अब कैसे आपको आता है वेगई नदी कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है वेगई नदी केरला में स्थित है। वेगई कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है केरला में। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वेगई, सॉरी केरल का तमिलनाडु, वेगई तमिलनाडु, केरल तो उधर हो गया, वेगई तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है वेगई का, वो जगह सभी लोग जानते होंगे, हिस्ट्री का मेन जगह है, और वो जगह का नाम है मदुरई। पांड्य की राजधानी भी आपको हिस्ट्री में पढ़ाया गया है, पांड्य की राजधानी मदुरई पढ़े हो। मदुरई के पास से ही ये निकलती है, और पाक जल डमरू मध्य, यहाँ पाक की खाड़ी है, वहीं पे ही गिरती है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है। देखो इंद्रावती केवल गोदावरी का है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इंद्रावती एक गोदावरी की सहायक नदी है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंद्रावती एक छोड़ देना जी, जब हम लोग चलेंगे कावेरी में, तो कावेरी में इंद्रावती नहीं, हेमवती, स्वर्णवती और अमरावती। इंद्रावती रहेगा तो गोदावरी चला जाएगा, एक दिमाग में सेट रखिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मदुरई,
किस नदी के किनारे है, तो आपको दिमाग में सेट रखना है कि मदुरई ये वेगई नदी के किनारे स्थित है। और मदुरई कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। पांड्य की राजधानी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका सेक्शन है। तो चलिए अब एक लास्ट नदी हम लोग करते हैं। ये नदी का नाम है ताम्रपर्णी रिवर। अब देखो क्वेश्चन दे देगा कन्याकुमारी के सबसे नजदीक नदी कौन है। तो आप सारे बच्चे समझ गए हो कि ताम्रपर्णी नदी एक कन्याकुमारी के सबसे नजदीक नदी। उल्टा क्वेश्चन दे देगा कि इलायची के पहाड़, आपको याद होगा कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी। अब आपको देगा कि कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन है। सारा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, उसमें चॉइस दे देगा। इलायची के पहाड़ से निकलने वाली नदी है कावेरी दे दिया, कोई और दे दिया। तो उसमें ध्यान रखना कि ताम्रपर्णी नदी ये इलायची के पहाड़ से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में गिरती है। आप सभी को याद होगा कि इधर श्रीलंका जब बनाए थे तो इसका नाम यहाँ मन्नार की खाड़ी। कौन सी नदी है जो आपको इलायची की पहाड़ी से निकलकर मन्नार की खाड़ी में गिरती है? तो वो नदी हो गया ताम्रपर्णी रिवर, जो तमिलनाडु के ही सेक्शन में कन्याकुमारी के नजदीक है। जैसे ही कन्याकुमारी की आप समझ जाओ कि तमिलनाडु। तो अब देखिए ताम्रपर्णी रिवर चूंकि दक्षिण में एकदम है, इसीलिए इसको हमने खास चर्चा कर लिया। और आपको जो भी क्वेश्चन होगा बनेगा, थोड़ा सा एक दो बात हम लोग को नर्मदा और ताप्ती पर भी करने, चुके ये दोनों को नहीं किए हैं। नर्मदा नदी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझाए थे, महादेव की ऊंची चोटी मैकाल। महादेव की ऊंची चोटी मैकाल है और मैकाल से इधर नर्मदा और ऊपर सोन नदी गुजरती और मैकाल काफी इंपॉर्टेंट रिवर हो गया। नर्मदा नदी आपको पूछा जाएगा तो ध्यान रखना है कि इस नदी का भी काफी उपयोग हुआ। और गुजरात की जीवन रेखा आप जानते हो कि ये मेन नदी यहाँ पर है। नर्मदा नदी में दो तीन क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। पहला, ये अरब सागर में गिरती है। दूसरा, ये नदी भ्रंश घाटियों के बीच बहती है। भ्रंश घाटी कहते हैं कि अगर बीच का हिस्सा जमीन धंस जाए और दोनों तरफ पहाड़ रहे तो इस बीच हिस्से से कोई नदी जाती है तो इसको भ्रंश घाटी कहते हैं। और नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के भ्रंश घाटी से गुजरती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी नदी भ्रंश घाटी से गुजरती है, तो कहना कि विंध्य और सतपुड़ा के भ्रंश घाटी से नर्मदा नदी गुजरती है। अगला, नर्मदा में काफी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये दोनों डेल्टा का नहीं निर्माण करके एस्चुरी का निर्माण करते हैं। एस्चुरी का मतलब आपको हम समझाए थे कि प्रायः नदियां मैदानी भाग में जब समुद्र के नजदीक पहुंचते हैं तो समुद्र का ढलान न्यूनतम हो जाता है और ढलान जब बहुत कम हो जाता है तो नदियां अपने ही द्वारा लाए गए जो रास्ते में जो मिट्टी काटी थी या जो थी उसी मलबा को रास्ते में ही रख देती है, जिससे उसका रास्ता कई बार बदलने लगता है। और ये बदले हुए रास्ता के कारण जहां नदी समुद्र में मिलती है वहां एक त्रिभुज जैसा आकृति बनता है जिसको डेल्टा कहते हैं। जो नदियां पहाड़ वगैरह से सेट पर जाती है तो वो नदियां पहाड़ से गुजरने के कारण अगर वो समुद्र के ज्वार वहां तक आ जाए और इसके सब कचरा को लेते चले जाए तो उसको ज्वार नदमुख कहते हैं, ज्वार वाला नदी का मुख, और उसी को इंग्लिश में एस्चुरी कहते हैं। और नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करके एस्चुरी बनाते हैं। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदी भ्रंश घाटी से गुजरते हैं। ये चीज सबसे आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। जल्दी बताओ, इसमें नर्मदा नदी पर एक जल प्रपात भी है, मध्य प्रदेश में ही एक जल प्रपात है। और नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश में जल प्रपात का नाम क्या है? सब लोग नाम जानते होंगे, धुआंधार जल प्रपात। देखो काफी इंपॉर्टेंट जल प्रपात धुआंधार किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। किस नदी में है? तो आपको ध्यान रखना है नर्मदा नदी।
तो नर्मदा नदी में एक बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात, ये बिल्कुल दिमाग में आपका सेट होना चाहिए। अब लास्ट वन हम लोग चलते हैं ताप्ती रिवर। वो ताप्ती कहां से निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश में ये सतपुड़ा रेंज से निकलती है। यह मध्य प्रदेश में यहाँ छत्तीसगढ़ के पास मैकाल रेंज से निकलती है। दोनों में अंतर है, मध्य प्रदेश का ही लास्ट हिस्सा है, तो ये मैकाल से निकलती है, ये सतपुड़ा से निकलती है, दोनों के रेंज में अंतर है। और यहीं पर बैतूल जिला है, उस पहाड़ी को बैतूल की पहाड़ी भी कहते हैं। एक्चुअल में उस जिला का नाम बैतूल है, बैतूल से ही ताप्ती नदी निकलती, यानी सतपुड़ा रेंज में जगह का नाम हो गया बैतूल, और बैतूल की पहाड़ी का ही सतपुड़ा रेंज का ही पार्ट है, वहीं से ताप्ती रिवर निकलती है। और यह भी फ्रंस घाटियों से ही गुजरती है, और यह भी डेल्टा का निर्माण नहीं करके एस्चुरी का निर्माण करती। तो अब हम समझते हैं नदी का जो कंसेप्ट है आपके अंदर पूरा इन करें। अब नदी से हम लोग को पूरा एकदम क्लियर हो गया है। अब यहां से कल मेन हम लोग को क्लियर होगा नदी घाटी परियोजना, और तब उसके बाद एक टेस्ट लगवा देंगे, तुम लोग का मिजाज एकदम खुश हो जाएगा कि सर अब नदी सेक्शन हम जबरदस्त बना दिया है। तो चलिए अब हम लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे आज का सेक्शन यही रह गया। आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, वर्ल्ड 7:15 साढ़े 7 के बीच में उसको हम लोग जो है वो चलेंगे, क्लास आपका कंटिन्यू हो जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।